हेलो फ्रेंड्स, आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आज जो पेपर वनपाल का जो पेपर आयोजित किया गया था, उसका क्या पैटर्न रहा उसको हम एनालाइज करेंगे। इसमें मैंने 15-20 क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने पुराने जो पेपर हुए हैं उससे थोड़े हटकर आज क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चन का क्या कैसा पैटर्न रहा। अधीनस्थ बोर्ड के जो आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे सीईटी का एग्ज़ाम है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, उसमें जीके का पैटर्न सेम ही रहने वाला है, ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आज पूछे गए हैं और उनका कैसा नेचर रहा है। पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया है और अधीनस्थ बोर्ड ने इस बार क्या किया है, जो करंट अफेयर है वो 2-3 साल पुराना पूछा है, 2 साल कम से कम पुराना करंट अफेयर पूछा है। और ये करंट अफेयर कहाँ से पूछा गया है? पीआईबी से पूछा गया है और इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से ये वो कंटेंट लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? 4 कथन दे रखे हैं, आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है, भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। बिल्कुल राइट कथन है ये। हरित हाइड्रोजन मिशन है उसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन की बात की गई है, तो उसमें 5 मिलियन का हो या 50 लाख हो, एक ही बात है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, राजस्थान को उसकी सौर ऊर्जा क्षमता के कारण संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। तो हाँ, ये भी कथन बिल्कुल फैक्ट सही है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर सौर ऊर्जा क्षमता की संभावना बहुत ज़्यादा है। तीसरा कथन है, इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए HIGS कार्यक्रम शामिल है। ये भी बिल्कुल फैक्ट सही है। और चौथा है, 2026 तक भारत के सभी घरों में। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही हाइपोथेटिक है, वो कथन दिया गया है यहाँ पर, भारत के सभी घरों में है वो इसको करना अनिवार्य नहीं है, जबकि वर्तमान में ये किस पर केंद्रित है? औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों पर ही केंद्रित है। तो इसमें आपके कौन कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे? ए, बी और सी। तो ए बी सी वाला ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी कहाँ से पूछा गया है? पीआईबी और गवर्नमेंट की वेबसाइट से है वो पूछा गया है और ये भी पुराना करंट अफेयर है। तो इसमें पहला कथन है, ये दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र का पता लगाने का एक लक्ष्य है। हाँ, बिल्कुल सही कथन है ये भी। मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। तो मत्स्ययान 6000 क्या है? एक पनडुब्बी वाहन है जिसके द्वारा है वो क्या किया जाता है? डीप ओशन मिशन में है वो गहराई पर जो चीजें हैं उनका पता लगाया जाता है। तो ये भी सही फैक्ट हो गया। इसका नेतृत्व तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र तल से तेल निकालना है। दोस्तों, ये फैक्ट यहाँ पर रॉन्ग है। इसका उद्देश्य समुद्र के तल से तेल निकालना नहीं है, बल्कि संसाधनों का अन्वेषण करना है और जो समुद्री जैव विविधता है, जो समुद्र में जो जीव हैं उनका है वो संरक्षण करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए, बी और सी सही है, तो सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस है। ये कौन से जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है जो राजस्थान पॉलिटी है उससे रिलेटेड। पहला कथन इन्होंने दे रखा है, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल है वो संविधान के अनुच्छेद 174(2) बी के तहत राज्यसभा को क्या करते हैं? भंग, ये विधानसभा को भंग कर सकते हैं। और कारण इसका दिया हुआ है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं। तो सामान्यतः जो विधानसभा भंग की जाती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है, तो ये भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो अब अधीनस्थ बोर्ड पूछने लगा है, तो आपको इस पर है वो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था और उनका मकसद शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ाना था, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना था। तो इसमें आपको 4 ये दिए हुए एक्ट और उनका क्रम बताना था। तो सबसे पहले है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 है वो लागू किया, वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है वो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 आया। इसके बाद राजस्थान सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 2012 आया और फिर राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। अगला क्वेश्चन है वो
जो राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, किसान आंदोलनों के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई, और इसमें कारण पूछा है। जो दिनेश बोर्ड सवाल पूछ रहा है उसमें जो किसान आंदोलन है और जो जनजातीय आंदोलन है, उनमें उनका प्रमुख कारण क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अभी पूछा जा रहा है। तो इसमें चार आपको कारण दिए गए। भीलों को तीव्र औपनिवेशिक सहानुभूति के साथ एकीकृत करने के लिए, भीलों के बीच धार्मिक सुधार वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है। भीलों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के समर्थन, ये भी रॉन्ग हो गया। रजवाड़ों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एग्जिट करने के लिए, तो ये जो आपका कथन है ये राइट हो जाएगा। तो इसमें जो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था बहुमत क्षेत्र में, तो बहुमत क्षेत्र में ये आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया था, राज्य के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ और अंग्रेजों के विरुद्ध है वो भीलों को एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। अगला एक और क्वेश्चन है, वो भी कथन और कारण के रूप में दिया गया है। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ जो RCDF है, उसके तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट कथन है ये। सरस ब्रांड है वो 3 स्तरीय है वो संरचना है उसमें, जैसे राज्य स्तर पर RCDF है, जिला स्तर पर जो जिला दुग्ध संघ है, और जो ग्राम स्तर पर जो डेयरी समितियां होती है वो कार्य करती है, तो ये कथन राइट हो गया। अब इसका कारण दिया गया है, त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद और उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तो ये तो जो क्रम है वो पंचायती राज का है। सहकारी डेयरी संघ में केवल 2 ही है, एक कौन सा है, जिला संघ, और दूसरा कौन सा है, ग्राम समिति। तो इसका कौन सा जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये करंट का क्वेश्चन है वो पूछा गया और ये भी वो ओल्ड करंट से पूछा गया है। तो इसमें भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो जो स्लो लेपर्ड है, हिम तेंदुए हैं, उनके ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे ज्यादा संख्या है वो हिम तेंदुओं की कहाँ पाई जाती है, तो वो लद्दाख में पाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लद्दाख में वो 477 है वो हिम तेंदुओं की संख्या पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी विशेषता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड की आप जो 9-10 की जो बुक्स है वहां से डिट्टो उठाया गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कौन सा मेला है जहां पर दीपदान की परंपरा और पशु मेला है, कौन सा है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को है वो लगता है, और इसमें है वो एक बड़ा पशु मेला भी आयोजित किया जाता है और दीपदान की परंपरा भी है इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये भी बहुत अच्छा नया पैटर्न है इस बार। जो राजस्थान के जलवायु क्षेत्र हैं, आर्द्र क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क हैं, शुष्क हैं, अति आर्द्र क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों को आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कौन सा क्रम पूछा गया है। तो इसमें पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पूर्व में क्या आ जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र है वो कोटा बूंदी वाला, ये बहुत आर्द्र जलवायु क्षेत्र। उसके बाद क्या आ जाएगा, आर्द्र जलवायु, फिर क्या आ जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु, और सबसे पश्चिम में क्या आएगा, शुष्क जलवायु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी, ए, डी, सी, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए। पर्यटन से ये क्वेश्चन है वो पूछा गया और बहुत ही कह सकते हैं कि टफ टू मॉडरेट क्वेश्चन है। तो ये सूजस से आया है, जो राजस्थान सूजस, राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल जो पत्रिका है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सूजस पर भी आपको है वो नजर रखनी है कि सूजस में कौन कौन से करंट अफेयर्स अभी आ रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी PIB और इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से पूछा गया है कि PM जनमन मिशन, जो प्रधानमंत्री जनजातीय मिशन है, उसके बारे में वो 4 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है, इसका विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो PVTG जिनको हम कहते हैं उसका विकास करना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है, ये भी फैक्ट सही है। और ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए, तो ये रॉन्ग हो गया। ये देखो हाइपोथेटिक बहुत ही कथन आ गया, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के लिए नहीं है, ये भारत के सभी
जो सिलेक्टेड जो राज्य हैं, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पीवीटीजी समुदाय हैं, विशेष रूप से जो संवेदनशील और कमजोर जनजातीय समूह हैं, उनके लिए ये मिशन है, वो ये योजना है, वो लाई गई थी। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ए, बी और सी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में है वो लोक संगीत को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामंती गीत होते हैं, क्षेत्रीय गीत होते हैं जैसे मारवाड़ में है, हाड़ौती में जैसे बिछड़ो गीत है, और जो तीसरा है वो विभिन्न अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं, जैसे विवाह पर अलग गीत हैं और जन्म पर अलग गीतों की प्रथा है, और ऋतुओं में अलग अलग गीत है वो गाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, ए सही है, बी सही है और डी सही है, ए, बी और डी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहीं से ये क्वेश्चन वापस पूछा गया है। चंबल नदी पर निर्मित निम्न में से कौन से बांध है वो राजस्थान में स्थित है? तो चंबल नदी पर मुख्यतः 4 बांध स्थित हैं। सबसे पहले है वो गांधी सागर बांध बना था। गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं है, वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। फिर राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़ में। कोटा बैराज है वो जो सिंचाई बांध है वो कहां पर है? कोटा में। जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा बूंदी में। तो जो राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, ये तीनों तो राजस्थान में, राजस्थान में नहीं कौन सा है? गांधी सागर। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है, ए, बी और सी, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सूखे की स्थिति पर पूछा गया है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पहला कथन है अरावली पर्वत की स्थिति, ये भी स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन है। अरावली पर्वत की स्थिति अरब सागरी मानसून शाखा के समांतर है, बिल्कुल राइट है। अरब सागरी जो शाखा है मानसून की, उसके समांतर अरावली पर्वत स्थित होने के कारण जो मानसूनी पवनें हैं वो इसके समांतर गुजर जाती है, बारिश नहीं करती है, वर्षा कम करती है। तो ये सही है। दूसरा है अरावली पर्वत की स्थिति बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा के समांतर है, नहीं, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा के समांतर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी, बिल्कुल ये कथन सही है। अरावली पर्वत की ऊंचाई कम है, यदि ज्यादा ऊंचाई होती तो पवने है वो उससे टकरा कर है वो ज्यादा वर्षा करती, लेकिन अरावली पर्वत की ऊंचाई कम है। और चौथा अरब सागर शाखा में बंगाल की खाड़ी शाखा की तुलना में नमी कम होना, तो ये भी नमी तो होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे? ए और सी, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको जब भी आप जलवायु और मानसून का टॉपिक पढ़ें तो बहुत ही डीपली है वो आप कंसेप्ट को समझें और उसके बाद ही है वो आप आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी समय से पूछा जा रहा है आरपीएससी के द्वारा, आरएसएसबी के द्वारा, और भी एग्जाम में ये आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वसुंधरा राजे, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत। तो सबसे ज्यादा है वो कौन रहे हैं? जो हमारे राजस्थान के आधुनिक निर्माता जिन्हें कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया जी, वो है वो सर्वाधिक समय 17 साल तक है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद है वो अशोक जी गहलोत का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहते हैं? देखो ये वस्त्रों में से क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड की जो 9th-10th की बुक है संस्कृति वाली, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पूछ लिया गया है। तो जो लहरिया लोकप्रिय है जिसमें पट्टियां एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस करती है, तो वो कौन सा है? समुद्र लहरिया, राजशाही लहरिया, सरल लहरिया, मोथरा लहरिया। कौन सा है वो? मोथरा लहरिया है, जिसमें क्या करती हैं पट्टियां है वो चौकड़ी बनाती हैं। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन मोथरा लहरिया। ये आरबीएससी की बुक में एज इट इज लाइन टू लाइन उठा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें है वो आपको क्या करना है? सही सिलेक्ट करना है। कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही कथन है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत ₹5 प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है, बिल्कुल सही फैक्ट है। पहले ₹2 दी जाती थी और फिर बढ़ाकर ₹5 कर दी गई। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में की गई थी, बिल्कुल राइट कथन है। चौथा है सरस अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान, ये भी राइट है। तो इसमें चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ए, बी, सी, डी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उनकी पहचान कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग इस सवाल ने बच्चों को किया है, क्योंकि जो इस ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन, वो लोक देवता है वो घोड़े पर ही सवार है और भाला लिए है, तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन ये जो आरबीएससी की जो 10th की बुक है, 9th की जो संस्कृति वाली बुक है, लोक देवताओं वाले टॉपिक में ये स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि जो घुड़सवार के रूप में है और हाथ में भाला लिए वो कौन से लोक देवता है? पाबू जी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाबू जी। तो ये पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने है वो ढंग से नहीं पढ़ा है। तो आपको जो 9th 10th की जो आरबीएससी की बुक है उसकी तो एक एक लाइन है वो आपको रट लेनी है, और या फिर आप हमारी जो सरपंच कोचिंग है उसके जो नोट्स हैं जो वन लाइनर के रूप में है वो आप वो पढ़ सकते हैं, तो वहां से आपका एक भी क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पीवी नरसिम्हा राव है, कर्पूरी ठाकुर है, एम एस स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत 2024 में है वो भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया कल्चर में से। उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है। तो कौन सा नृत्य है ये? तेरताली है, कालबेलिया है, भावाई है और घूमर है। तो घूमर तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, कालबेलिया भी नहीं है, तेरताली भी नहीं है, तो कौन सा है? भावाई। भावाई जो है वो क्या स्टंट नृत्य है, जिसमें कांच के टुकड़ों पर है वो और तलवार की धार पर है वो नृत्य है वो किया जाता है। उदयपुर और चित्तौड़ क्षेत्र में है वो भावाई नृत्य है वो किया जाता है। तो ये भी जो 9th की कल्चर वाली बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया? देखो यहाँ पर है लघु चित्रों का सर्जन जो दुनिया भर के संग्रहालय में प्रदर्शन के योग्य। ये एस इट इज 9 जो 9th की जो हमारी आरबीएससी की बुक है वहां से बूंदी शैली में से उठा लिया गया है। तो कौन सी चित्र शैली है ये? बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी चित्रकला शैली में है वो देखो पशु पक्षी है वो चित्रण किया गया है, प्राकृतिक चित्रण किया गया है और लघु चित्रण किया गया है। तो इसने लघु चित्रण का पूछ लिया। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया कि जो आज वनपाल का पेपर हुआ है उसमें कौन से जीके के प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। जो मुख्य तो जो सवाल पूछे गए हैं वो 9th और 10th की जो आरबीएससी की बुक है वहां से पूछे गए, और जो करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो राजस्थान और सेंट्रल की जो योजना है वो कहाँ से पूछी गई है? पीआईबी से पूछी गई है, और राजस्थान की जो योजना है वो सूरजत से पूछी गई है। तो आप जो सीईटी की तैयारी कर रहे हो या कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान दिनस बोर्ड की और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? 9th 10th जीके के लिए है वो आपको राजस्थान जीके के लिए अच्छी तरीके से है उसको पढ़ना है, और करंट के लिए है वो आप पीआईबी देख सकते हैं, राजस्थान सूरजस देख सकते हैं, या हमारी कोचिंग के है वो करंट अफेयर्स के नोट्स देख सकते हैं। जो हमारी मैगजीन है सरपंच क्लासेस की, उसमें हम पीआईबी राजस्थान सूरजस से डीआईपीआर की वेबसाइट है, और भी जो एआईआर की न्यूज़ है उन सबको है वो कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।